हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्यांश ऋषित एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, क्या हालचाल है आप लोग के और कैसा चल रहा है आप लोग का बीएड का प्रिपरेशन। सारी चीज़ें अभी बहुत ही अधर में लटकी हैं। बहुत कन्फ्यूजन है कि एग्जामिनेशंस होंगे नहीं होंगे, होंगे तो कैसे होंगे, नहीं होंगे तो किस बेसिस पे हम लोग को नेक्स्ट क्लास मिलेगा एंड ऑल राइट। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें अब वही है कि एक एक दिन का वेट चल रहा है। वेट करते रहिए, जब भी यूजीसी से फाइनल गाइडलाइंस आती हैं तो डेफिनेटली आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा मैं। तो स्टे ट्यून विद द चैनल। और गाइज, आज के सेशन की अगर हम बात कर ले तो आज का सेशन हमारा होने वाला है प्रकृतिवाद पे, यानी नेचुरलिज्म, राइट। तो आज के इस सेशन में हम लोग किन किन पॉइंट्स को देखेंगे, चलिए एक बार फटाफट नजर डाल लेते हैं एंड देन आफ्टर शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। तो गाइज, सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेचुरलिज्म में मीनिंग एंड डेफिनेशन, फिलोसॉफिकल आउटलुक जिसमें हम लोग इसकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा को समझेंगे एंड देन आफ्टर बेसिक प्रिंसिपल्स, देन आफ्टर नेचुरलिज्म एंड एजुकेशन, नेक्स्ट एम ऑफ एजुकेशन, फिर करिकुलम, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचर, स्टूडेंट, डिसिप्लिन, स्कूल एंड द लास्ट वन दैट इज इवैल्यूएशन, राइट। ये अब इसी के साथ बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देना चाहता हूँ प्रकृतिवाद के लिए कि ये सन 2016 में, ठीक है, एक लॉन्ग इसमें से पूछा गया था। 2017 की अगर मैं बात करूं तो 2017 में शॉर्ट आंसर इससे पूछा गया था, ठीक है। और अगेन अगर 2018 की बात करें तो एक लॉन्ग एंड एक शॉर्ट इस पर्टिकुलर वाद से पूछा गया है, ठीक है। तो दैट इज वाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रकृतिवाद आपके लिए। हालांकि इससे पहले भी हम लोगों ने प्रयोजनवाद देखा, उसके पहले हम लोगों ने यथार्थवाद को देखा, ठीक है, आदर्शवाद को देखा। तो ये सारे ही जितने भी हम लोग वेस्टर्न इस समय फिलोसफीज पढ़ रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ 16 से 20 नंबर की आपकी वेस्टर्न फिलोसफीज के क्वेश्चंस बनते हैं। तो प्लीज़ इन वेस्टर्न फिलोसफीज को बिल्कुल भी लापरवाही के साथ मत लीजिएगा कि इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ से आपके इतने मार्क्स डेफिनेटली बनते हैं। और चूंकि 2016, 17, 18 में पूछा गया है, 19 में इसमें का कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो अगर 2020 में कोई एग्जामिनेशंस होते हैं, इफ एग्जामिनेशंस होते हैं तो 2020 में इस वाद से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं हैं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इस प्रकृतिवाद को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बहुत ही सिंपल है, कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं है। तो चलिए आप देख लेते हैं आप सीधे अपने प्रकृतिवाद को। तो दोस्तों, जब प्रकृतिवाद की हम बात करते हैं तो आप बहुत ही अच्छे और आसानी से समझ सकते हैं इसको, इसके नाम से समझिए। प्रकृतिवाद, अभी तक जैसे हम लोगों ने देखा आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद, ठीक है, तो वहां पर भी हम लोगों ने देखा कि जो भी उस पर्टिकुलर वाद का अर्थ होता था उसके शब्द से, उसके नाम से बहुत हद तक क्लियर हो जाता था। एकदम सेम वैसे ही यहां पर भी प्रकृतिवाद को आपको देखना है। देखिए, प्रकृतिवाद का मतलब प्रकृति से संबंधित जो वाद है, प्रकृति संबंधी जो भी विचारधारा है। तो ठीक है, जैसे आदर्शवाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा, परम सत्ता ईश्वर है, वहां पर ईश्वरीय सत्ता को या आध्यात्मिक ज्ञान को प्राथमिकता दी गई। इसी तरीके से जब हम यथार्थवाद में आते हैं तो यथार्थवाद में क्या है, जो चीजें यथा रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं हम सिर्फ उन पे विश्वास करते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से जब हम लोगों ने प्रयोजनवाद यानी प्रैग्मेटिज्म को समझा था, तो प्रैग्मेटिज्म का मतलब जो भी चीजें हम अपने व्यक्तिगत तौर पे करके सीखते हैं अनुभवों के द्वारा, या अनुभवों के द्वारा हम उनको जानते हैं, उनको देखते हैं, तो बस हम उन्हीं में विश्वास करते हैं। यही सबकी प्राथमिकता थी ना। इन द सेम वे जब प्रकृतिवाद की बात आती है तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है क्या, यस, प्रकृति। तो जिस तरीके से और जगहों पर ईश्वरीय सत्ता या आध्यात्मिक ज्ञान या भौतिक वस्तुओं में विश्वास होता था, उसी तरीके से जब प्रकृतिवाद की बात करते हैं तो इन्होंने बोला कि जो भी कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति है, ठीक है। इनका ये कहना था कि ईश्वर नाम की कोई भी चीज नहीं है, कोई भी आध्यात्मिक नाम की चीज नहीं है, ना उसमें इनका विश्वास है। तो इनकी एजुकेशन भी अध्यात्म बेस्ड बिल्कुल भी नहीं थी। तो यहां से क्या एक चीज समझ में आती है कि ये भी एक नास्तिक दर्शन है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब दोस्तों, जब बात आ गई कि नास्तिक दर्शन है, इनका पूरा का पूरा विश्वास प्रकृति में है, तो सेम वही चीज कि इस संसार में, इस जगत में जितनी भी चीजें हैं वो कहां से उत्पन्न हुई हैं, वो प्रकृति से ही आई हैं, राइट, नेचर से। और अल्टीमेटली मिल कहां जाएंगी, नेचर में, ठीक है ना। यानी जो भी एक चीज का अपना लाइफ पीरियड है वो उसके खत्म होने के बाद वो प्रकृति में ही मिल जाएगी, राइट। तो बेसिकली इन्होंने यहां पर सब कुछ माना है, जो सर्वोच्च सत्ता है वो क्या है, प्रकृति। यानी ये पूरा का पूरा संसार, इस संसार में हर एक चीज कहां से आई है, वो आई है नेचर से, यानी प्रकृति से, ठीक है। तो अब जब यहां पर अगर हम प्रकृति को देखते हैं तो प्रकृति में भी जो प्रकृतिवादी थे उनका दो तरह की प्रकृतियों में एक तो विश्वास था। पहली हो गई भौतिक प्रकृति, ठीक है, जिसको अपन लोग बोलते हैं फिजिकल नेचर, ठीक है। और सेकंड की अगर हम बात करें तो हो गई मानव प्रकृति, ठीक।
यानी ह्यूमन नेचर, राइट। तो गाइज यहाँ पर जब बात आती है मानव प्रकृति की, तो इसके लिए एक विज्ञान की शाखा आती है, दैट इज साइकोलॉजी, ठीक है ना, यानी जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान, ठीक है। तो ह्यूमन नेचर को अगर समझना है तो उसके लिए तो मनोविज्ञान उसको बेहतर डिफाइन करता है। और यहां पर जो बात आती है वो आती है बेसिकली फिजिकल नेचर यानी भौतिक प्रकृति की, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहां पर इसको दो तरीके से डिफाइन किया गया है। अब यहां पर जो मानना है इनका, तो यहां से आप सीधे समझ सकते हो भौतिक का मतलब हो गया ये जो पूरा फिजिकल वर्ल्ड है, इसी में इनका विश्वास है जो भी हमारे चारों तरफ होता है, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली ये जो दो अर्थ निकलते हैं, मानव प्रकृति का अध्ययन किया जाता है शिक्षा के अंतर्गत, ठीक है ना। शिक्षा के अंदर अगर बात आती है तो वहां पर मानव प्रकृति को बेहतर तरीके से डिफाइन किया गया है। और जब भौतिक जगत की यानी भौतिक प्रकृति की बात आती है तो ये जो हमारा दैनिक या जिसको हम बोलते हैं भौतिक जीवन, ठीक है ना, उसमें हम भौतिक प्रकृति की बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली ये समझ में आता है कि जो भी प्रकृतिवादी थे उन्होंने प्रकृति को ही सर्वोच्च रखा है और साथ ही साथ उनका ये मानना है कि जो भी कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति है, ठीक है, यानी नेचर है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी नियम कायदे कानून है वो नेचर ही बनाएगा, उनको रेगुलेट भी नेचर ही करेगा। अगर इस जगत का कहीं कोई शुरुआत है तो वो प्रकृति है, और अगर इस जगत का कहीं कोई अंत है तो वो भी प्रकृति है, ठीक है। तो एक इंसान के जीवन में जो भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट रोल अगर प्ले करता है, जिसके बारे में उसको जानना चाहिए, उसको पहचानना चाहिए, तो वो है नेचर यानी प्रकृति, ठीक है। तो ये बेसिकली एक काफी इंपॉर्टेंट और काफी सिंपल, आई गेस आप लोग को लग रहा होगा, कोई ऐसा टफ नहीं है इसमें, राइट। बेसिकली ये प्रकृतिवादियों के अनुसार जो प्रकृतिवाद का अर्थ है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक। क्या क्या कि भौतिक प्रकृति और मानव प्रकृति, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब लगे हाथ आपको ये जानना जरूरी है कि जब बात प्रकृतिवाद की आ रही है और प्रकृति से जुड़े जो भी रहस्य, जो भी तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी नॉलेज हमको कहां से होती है, हमको होती है साइंस से, ठीक है। तो चूंकि प्रकृति के बारे में सबसे बेहतरीन अगर कोई एक्सप्लेन करता है तो वो करता है साइंस यानी विज्ञान, तो इसलिए प्रकृतिवाद का विज्ञान में बहुत विश्वास है, ठीक है। तो प्रकृतिवाद में विज्ञान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के तौर पर भी सामने रहा कि इसी के जरिए हम प्रकृति से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और जो भी उसके रहस्य हैं उनको हम लोग समझते हैं, उनको हम लोग देखते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दैट इज डेफिनेशन। तो एज यूजुअल जैसे मैं आप लोग को डेफिनेशंस स्क्रीन पे देता हूं तो वैसे ही डेफिनेशन आपके सामने है। तो गाइस सबसे पहले डेफिनेशन हॉकिंग के अनुसार, प्रकृतिवाद तत्व मीमांसा का वह रूप है जो प्रकृति को पूर्ण वास्तविकता मानता है, अर्थात यह पराप्राकृतिक या दूसरे जगत को अपने क्षेत्र से बाहर रखता है, ठीक है। तो आई गेस ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि अभी जैसे मैंने आपसे बात करी, प्रकृति में ही विश्वास है, प्रकृति के बाहर जो भी दूसरा जगत जिसको हम लोग ईश्वरीय सत्ता बोलते हैं या आध्यात्मिक जगत बोलते हैं, उस नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, राइट। नेक्स्ट अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो ब्राइस के अनुसार है, प्रकृतिवाद एक प्रणाली है और जो कुछ आध्यात्मिक है उसका बहिष्कार ही उसकी प्रमुख विशेषता है, ठीक है। तो आई गेस ये दोनों डेफिनेशन आप लोग की क्लियर होंगी। और मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ, चाहे वाद कोई भी हो, जब आप उसका आंसर करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुछ आपको डिफरेंट जरूर करना चाहिए। जो एग्जामिनर पे या जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा है ना, उसके ऊपर आपकी जो आंसर राइटिंग है उसका एक डायरेक्टली और एक बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट डाले, उसके लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है ना। अदरवाइज लिखने को तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो, लेकिन जब टू द पॉइंट मैटर की बात आती है तो आप जब स्पेसिफिक फैक्ट्स लिखते हैं, स्पेसिफिक फॉलोअर्स की डिटेल लिखते हैं, उनकी कही हुई बातें लिखते हैं, उनकी बताई हुई डेफिनेशंस लिखते हैं, तो ये लगता है एग्जामिनर को कि हाँ नहीं, जो भी कैंडिडेट है वो पढ़ के आया है, उसने एक थॉरोली स्टडी किया है, तो उस हिसाब से आपको मार्क्स भी मिलने की संभावना रहती है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर कुछ एक हम लोग को फॉलोअर्स देखने बहुत ज़रूरी हैं, राइट। प्रकृतिवाद के क्या क्या हो गए, कुछ एक नाम आपके सामने मैंने लिखे हैं जो आपके लिए जानने बहुत जरूरी है। दैट इज अरिस्टोटल, राइट, जिनको अरस्तु भी बोलते हैं, हॉब्स, बेकन, कॉमनियस, डार्विन, हक्सले, हर्बर्ट स्पेंसर, बर्नार्ड शॉ, सैमुअल बटलर एंड रूसो, राइट। दोस्तों यहाँ पर लगे हाथ में आपको एक चीज बता देता हूं, ये बेकन और कॉमनियस, इनका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है शिक्षा में प्रकृतिवाद लाने के लिए, राइट। इन्होंने शिक्षा में प्रकृतिवाद लाने की मुहिम शुरू करी थी और उसको लास्ट में आगे तक लेके कौन गए थे, वो थे रूसो, ठीक है। तो इसलिए ये 2 से 3 नाम ये आपके लिए जानने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। अब बाकी आपके सामने मैंने लिख रखे हैं, ये भी नेचुरलिज्म के फॉलोअर्स थे, ठीक है। तो आप चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए अपना, राइट, जिससे आपको वो फैक्ट्स, वो सारे डिटेल्स अपने पास आसानी हो रखने में और उनको नोट्स बनाने में,
ठीक है, चलिए अब इसी के साथ हम लोगों ने अर्थ परिभाषा को देख लिया है। नाउ फिलोसॉफिकल आउटलुक यानी दार्शनिक दृष्टि। दोस्तों इसके मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा, मूल्य मीमांसा और ज्ञान मीमांसा को फटाफट देख लेते हैं। दोस्तों जब तत्व मीमांसा की बात आती है तो हम लोग यही तो जानते हैं कि उस विचारधारा में किस चीज़ पर विश्वास है, उनका जो बेसिक जो मूल तत्व है जिसमें वो विश्वास रखते हैं वो क्या है, उसी के बारे में जानना। ठीक है, जरा देखिए, चूंकि प्रकृतिवाद को हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर प्रकृति को ही सब कुछ माना गया है, सर्वे सर्वा है। ठीक है ना, प्रकृति ही सबकी पालनहार है, वही सब कुछ देने वाली है और वही सब कुछ लेने वाली है। ठीक है, तो प्रकृति ही सब कुछ है, इसके परे कुछ भी नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर हम कोई भी ईश्वरीय सत्ता या आध्यात्मिक सत्ता की बात करते हैं तो कुछ भी और नहीं है, राइट। यानी पारलौकिक या अलौकिक जगत जो भी होता है उस नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो भी कुछ है वो ये भौतिक जगत है और प्रकृति ही उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिएगा, आत्मा पदार्थ जन्य चेतन तत्व है। दोस्तों जब प्रकृतिवाद की बात आती है तो यहाँ प्रकृतिवादियों का आत्मा के लिए मानना है कि आत्मा जो है वो पदार्थ जन्य चेतन तत्व है, राइट। यानी आत्मा को इन्होंने पदार्थ का ही अंग माना है। ठीक है, उसमें भी चेतना होती है, वो भी एक पदार्थ ही है, काइंड ऑफ, राइट। उसके बाद जरा इस लाइन को देखिएगा, पदार्थ ही जगत का आधार है। बात समझ पा रहे हो आप? यानी प्रकृतिवाद में क्या माना गया, जो पदार्थ है यानी मैटर को ही जगत का आधार यानी बेस माना गया है। उसी आधार पे आत्मा को भी इन्होंने क्या बोला है कि आत्मा भी उसी पदार्थ का एक अंग है। ठीक है, जिसमें चेतना है। ठीक, नेक्स्ट की अगर बात करें तो अध्यात्म के विपरीत है, ये अभी मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग ज्ञान मीमांसा की। तो ज्ञान मीमांसा में हम लोग क्या जानते हैं कि ज्ञान क्या है, ज्ञान को प्राप्त करने की जो विधियां होती हैं वो क्या होती हैं, यही सब पढ़ते हैं। तो चलिए ये देख लेते हैं, ज्ञान क्या है। प्रकृति को जानना ही जीवन लक्ष्य है। यहां पर बात समझ गए। जैसे जो आस्तिक दर्शन होते थे उनमें क्या होता था, उनमें ईश्वरीय सत्ता को या मोक्ष को, इन्हीं सबको प्राप्ति करना जीवन का लक्ष्य होता था। इन द सेम वे यहां पर प्रकृति को जानना ही जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि प्रकृतिवाद है, प्रकृति पर ही निर्भर है, तो इसलिए प्रकृति को जानना ही यहां पर जीवन का लक्ष्य है। जो प्रकृति से संबंधित ज्ञान है वही सबसे ऊंचा यानी सर्वोच्च ज्ञान है। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट की अगर बात करें तो इसके साधन क्या है, मीडियम्स क्या क्या है इसको जानने के। तो इंद्रिय ज्ञान प्राप्ति का साधन, यानी यहां पर इंद्रियों को ज्ञान प्राप्ति का साधन माना गया है। ठीक है ना, इंद्रियां मतलब यही सब हो गया, हमारे हाथ पैर आंख नाक मुंह, यही सब चीजें। ठीक है, इनके जरिए ही ज्ञान प्राप्ति को यहां पर महत्ता दी गई है। साथ ही साथ अनुभव द्वारा भी ज्ञान को प्राप्त करना यहां पर बताया गया है। ठीक है, जो भी चीजें एक्सपीरियंस के जरिए हम लोग सीखते हैं या समझते हैं। ओके, नेक्स्ट की अगर बात करें तो यहां पर कुछ एक मेथड्स को भी काफी इंपॉर्टेंस दी गई है। वो मेथड्स कौन कौन से हैं, निरीक्षण विधि, वैज्ञानिक विधि या आगमन विधि। ठीक है, इन विधियों को भी यहां पर इंपॉर्टेंस दिया गया है ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान प्राप्ति के लिए। ठीक, ओके। लास्ट में अगर हम बात करें तो जैसा रूसो के लिए मैंने आपको बताया कि काफी इंपॉर्टेंट नाम है प्रकृतिवाद में रूसो का, तो रूसो ने प्रत्यक्ष ज्ञान को ही महत्वपूर्ण स्थान सब जगह दिया है। प्रत्यक्ष ज्ञान आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी चीजें हमारे सामने मौजूद हैं, ठीक, प्रत्यक्ष ज्ञान को ही सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर रूसो ने बताया है। ठीक है ना, तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। एंड नाउ द थर्ड पॉइंट दैट इज एक्सियोलॉजी यानी मूल्य मीमांसा। तो मूल्य मीमांसा में हमारे मूल्य कैसे और क्या होने चाहिए उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, सामाजिक मूल्यों को ना मान के या ना मानकर प्रकृति निहित मूल्यों पर विश्वास, राइट। यानी सामाजिक मूल्यों को ये बिल्कुल भी नहीं मानते। तो मानते किन मूल्यों को है, इनका मानना है कि जो भी मूल्य है प्रकृति ही हमको देती है, प्रकृति से ही हमको वो मूल्य मिलते हैं। क्योंकि सारा विश्वास इनका प्रकृति में है, इसलिए मूल्य भी प्रकृति में ही होते हैं। ठीक है, ऐसा इनका विश्वास है। नेक्स्ट बात करें सुखी जीवन को सर्वोच्च स्थान, क्योंकि यहां पर बात वही हो रही है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की हो रही है, राइट, फिजिकल वर्ल्ड की हो रही है, तो इसलिए ये सुखी जीवन को ही सर्वोच्च स्थान देते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें तो आध्यात्मिक या नैतिक बंधन मुक्त। ठीक है, तो ये तो बात समझ में आती है कि आध्यात्मिकता नाम की यहाँ कोई चीज नहीं थी। इसी तरीके से आध्यात्मिकता या नैतिक कोई भी ऐसा बाउंडेशन ये नहीं मानते थे। ठीक है ना, तो आई होप गाइस कि यहाँ पर इसका फिलोसॉफिकल आउटलुक आप लोग को समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। और अगर समझ में आ रहा है तो यार लाइक ठोकते जरूर चलिएगा। ठीक है, ओके। चलिए नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज बेसिक प्रिंसिपल्स यानी मूल सिद्धांत। आइए अब कुछ देख लेते हैं इनके बेसिक यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो प्रकृतिवादी का दृष्टिकोण है वो भौतिकवादी है। ठीक है, यानी भौतिक जगत में ही उनका पूरा विश्वास है, राइट। नेक्स्ट की बात करें, संसार का कर्ता या कारण जो भी है वो क्या है, प्रकृति है। ठीक है,
नेक्स्ट की बात की जाए, समाज व्यक्ति के लाभ के लिए है, यानी व्यक्ति प्राथमिक है और समाज गौड़ है, राइट। समाज सेकेंडरी है, ठीक है। तो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है और समाज उसके लाभ के लिए है। नेक्स्ट की बात करें तो भौतिक जगत ही सत्य है, राइट, इसको देख चुके हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मांड की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, ठीक है ना, यानी जो यूनिवर्स है उसको किसने बनाया, नेचर ने, ठीक है। ओके, प्रकृति अंतिम सत्ता है, यानी प्रकृति ही जो है वो हर प्रकार के पदार्थ के जीवन का अंतिम सत्य है, ठीक है, अंतिम सत्ता है। ओके, नेक्स्ट की अगर बात करी जाए तो धर्म व ईश्वर का कोई भी स्थान यहां पर नहीं है, राइट, इसीलिए नास्तिकवादी दर्शन है। नेक्स्ट की बात करी जाए तो प्रकृति के नियम अपरिवर्तनशील है, तो प्रकृतिवादियों का ही मानना था कि जो प्रकृति के नियम है वो बिल्कुल अपरिवर्तनशील है, उनमें परिवर्तन संभव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट की मनुष्य सर्वश्रेष्ठ रचना है, तो दोस्तों प्रकृतिवादियों का बेसिकली मानना था कि जो मनुष्य है वो प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना है, ठीक है ना। जितने भी पदार्थ इस संसार इस जगत में मौजूद हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है तो वो क्या है, वो है मनुष्य, ठीक है। ये कुछ एक बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इस दर्शन के, इस विचारधारा के। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, दैट इज प्रकृतिवाद एवं शिक्षा, ठीक है, यानी नेचुरलिज्म एंड एजुकेशन। बात आती है प्रकृतिवाद और शिक्षा की, यानी शिक्षा की प्रणाली की प्रकृतिवाद के आधार पे, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो शिक्षा है यानी एजुकेशन है वो नेचुरलिज्म के सिद्धांतों के आधार पे ही दी जाती होगी, राइट। और यहाँ पर आपसे मैं पहले भी अभी बता चुका हूँ कि शिक्षा में यानी एजुकेशन में नेचुरलिज्म को लाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जिन दो लोग का मैंने नाम लिया था, एक थे बेकन और एक थे कॉमेनियस, राइट। इन दोनों ने शुरुआत की थी इस मुहिम की और उसके बाद रूसो इस नेचुरलिज्म के कंसेप्ट को, इस विचारधारा को काफी आगे तक लेके गए थे, राइट। तो इसलिए यहां पर जब बात आती है प्रकृतिवाद और एजुकेशन की तो हम बेकन, कॉमेनियस एंड रूसो का नाम लेना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए अब यहां पर कुछ एक विशेषताएं हैं यहाँ की एजुकेशन की, तो उनको भी अब देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली लिखी है बाल केंद्रित शिक्षा, यानी स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन। तो दोस्तों अब आप यहां से समझ सकते हैं कि यहां पर पूरी तरीके से बालक को यानी स्टूडेंट को ही फोकस में रखा गया है, राइट। इसी के हिसाब से यहां पर पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम को तैयार किया गया है, ठीक है ना। तो यहां पर बेसिकली जो भी स्टूडेंट है उसकी क्या इंटरेस्ट है, उसके क्या नीड्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ज़रूरतें, आवश्यकताएं, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। साथ ही साथ यहाँ पर जो बच्चा है यानी जो स्टूडेंट है उसके अंदर जो भी नेचुरल उसकी पार्ट्स हैं, राइट, जो जिसको हम लोग बोलते हैं कि नेचर गिवन, जो नेचर ने उसको दी हैं, उन पार्ट्स को डेवलप करने पे मेन फोकस दिया जाता था। इसको आप ऐसे समझिएगा कि जैसे अगर आप क्रिकेटर में बात करें तो सचिन तेंदुलकर, राइट, ही इज़ नॉट हाईली क्वालिफाइड, राइट, बट स्टिल ही इज़ अ ग्रेट क्रिकेटर, राइट, जिन्हें हम लोग क्रिकेट का भगवान भी कहते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि है क्या कि यहाँ पर किसी भी बच्चे के अंदर जो नेचुरल उसकी कोई भी टैलेंट है, राइट, उसकी कोई भी पार ऐसी है जो उसकी ज़रूरी नहीं केवल उसकी पढ़ाई में लगे, किसी भी फील्ड में लग सकती है, उन चीज़ों को डेवलप करना यहाँ पर मेन फोकस रहता था, ठीक है। काफ़ी अच्छी चीज़ थी जो आज की डेट में काफ़ी मिसिंग रहती है। सिर्फ बच्चों को पढ़ाई में झोंका जाता है, उनकी जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उन पे ध्यान नहीं दिया जाता है। एनीवेज नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो पुस्तकीय ज्ञान अनावश्यक। दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छी एक चीज़ कही गई कि पुस्तकीय यानी जो बुकिश नॉलेज है ना, ये बिल्कुल भी वेस्ट है, इसको देने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चे को, राइट। बच्चा एक बहुत ही अच्छी एजुकेशन प्रकृति से ले सकता है, नेचर उसको सिखा सकता है, उसको बुकिश नॉलेज नहीं दी जानी चाहिए, उसको उसके एक्सपीरियंसेस के आधार पे, उसकी प्रकृति या प्रकृति के जो भी फैक्ट्स या जो भी उसके रहस्य, उनको हम लोग किन आधारों पे जानते हैं, विज्ञान के आधार पे। तो उस बेसिस पे यहाँ पर एजुकेशन बच्चों को दी जानी चाहिए, ना कि केवल किताबी ज्ञान, रटना रटाना, इन सब चीज़ों के सख्त खिलाफ थे, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है दैट इज निषेधात्मक शिक्षा। दोस्तों निषेधात्मक शिक्षा को समझिएगा, यानी ये हो गई आपकी नेगेटिव एजुकेशन, ठीक है ना। नेगेटिव एजुकेशन का मतलब क्या हो गया कि यहां पर बच्चों को किसी भी चीज की अच्छी चीज, जैसे मान लीजिए सत्य है यानी सच बोलना है, तो सच बोलना नहीं सिखाना, यहां इनका ऐसा मानना है। इनका एक कहना है कि झूठ से कैसे बच सकते हो। इसी तरीके से गुणों पे यहां पर बच्चों से बात नहीं करनी चाहिए, उनको अवगुणों से बचना सिखाना चाहिए। बात समझ रहे हो आप? मतलब किसी चीज के पॉजिटिव एस्पेक्ट सिखाने के बजाय उसके आप नेगेटिव एस्पेक्ट सिखाओ, ठीक है। वो ये जान ले कि हाँ ये सारी चीजें इस चीज की नेगेटिव हैं यानी निषेधात्मक हैं, इनसे हमको बचना कैसे है। तो बच्चे के अंदर वो स्किल डेवलप करना निषेधात्मक शिक्षा से, ठीक है। और जब यहां पर निषेधात्मक शिक्षा की बात आ रही है तो यहां पर रूसो का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। रूसो ने अपने एक ग्रंथ में जिसका नाम था अमील एंड एजुकेशन, उसमें लिखा हुआ है बालक की प्रथम शिक्षा विशुद्ध रूप से निषेधात्मक होनी चाहिए, ठीक है। इसमें सत्य और सद्गुण का शिक्षण बिल्कुल सम्मिलित नहीं होना चाहिए, यानी ना होकर बालक के हृदय को अवगुण से
बालक का जो दिल है उसको अवगुणों से तथा मन को त्रुटि से बचाना निहित है। यानी जो उसके बच्चे का जो दिल है उसको अवगुणों से और गलतियों से बचाना वो प्रायर होना चाहिए, वो प्राथमिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये तभी संभव है जब आप बच्चे को किसी चीज की खामियों के बारे में, उसकी कमियों के, गलतियों के बारे में आप ज्यादा बताते हो, नेगेटिव पॉइंट से आप ज्यादा रूबरू कराते हो, तो उसको ये चीज पता चलती है, अच्छा हाँ ठीक है नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, मुझे इसमें कभी ना जाना है ना फंसना है, और अगर सामने वाला कोई मुझे नेगेटिव चीज दे रहा है तो उससे भी मुझे बचना है। ठीक है, तो ये बेसिकली है नेगेटिव एजुकेशन सिस्टम, राइट, यानी निषेधात्मक शिक्षा प्रणाली। ठीक है, नाउ द फोर्थ पॉइंट दैट इज प्रकृति का अनुसरण करो। तो दोस्तों वही चीज है, प्रकृति का अनुसरण यहां पर प्राथमिकता रखी गई है क्योंकि ये प्रकृतिवाद है, राइट, और ये स्टेटमेंट कहा किसने, ये कहा है कॉमनियस ने। ठीक है ना, तो इसलिए यहां पर कॉमनियस काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर उनका एक स्टेटमेंट भी आपके लिए जानना जरूरी है। इनका ये कहना था कि अगर एक बच्चा है उसका अगर एक जो जिसको बोलते हैं नेचुरल जो डेवलपमेंट है ना, वो कैसे बेहतर हो सकता है, तब बेहतर हो सकता है जब वो फॉलो करेगा किसी नेचर को, राइट, टू फॉलो नेचर। तो यहां पर बस नेचर का अनुसरण करने की बात करी है इन्होंने कॉमनियस ने। और अगेन जब यहां पर बात आ रही है प्रकृति के अनुसरण की, तो प्रकृति के लिए रूसो ने फिर से अपने ग्रंथ अमील एंड एजुकेशन में बोला है, प्रकृति के निर्माता के हाथों में सभी वस्तुएं अच्छे रूप में मिलती हैं, ठीक है, लेकिन मानव के संपर्क में आते ही वे सब दूषित हो जाती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कहा गया है रूसो के द्वारा, और जो उनका ग्रंथ का नाम था अमील एंड एजुकेशन। दोस्तों यहाँ रूसो की स्पेलिंग में जो भी इंग्लिश मीडियम से या इंग्लिश में नाम लिखना चाहते हैं, स्पेलिंग पे थोड़ा फोकस करिएगा, राइट, ROUSSEAU, राइट, ओके। तो इस तरीके से यहाँ फोर्थ पॉइंट को अपन लोगों ने देख लिया है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट दैट इज इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल। तो जैसे अभी हम लोगों ने शुरुआत में बात करी थी इसकी ज्ञान मीमांसा में, कि यानी जो ज्ञान है यानी प्रकृति संबंधी ज्ञान है वो किस साधन से लेना उचित मानते हैं, तो वही कहना है कि इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल। इंद्रियों के द्वारा जितना ज्यादा शिक्षित यानी एजुकेट किया जाएगा स्टूडेंट्स को, उतना उनके अंदर एक नॉलेज का विकास तो होगा ही होगा, साथ ही साथ उनका एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा, राइट। तो इसीलिए यहां पर इन्होंने इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल दिया है कि जो वास्तविक ज्ञान है, जो प्रकृति से संबंधित ज्ञान है, वो बच्चा इंद्रिय प्रशिक्षण के जरिए बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से ले सकता है। ठीक है, ओके। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट दैट इज सह शिक्षा यानी को एजुकेशन। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी प्रकृतिवादी थे यानी नेचुरलिज्म के जितने भी फॉलोअर्स थे, उनका ऐसा बिलीफ था कि लड़के लड़कियों को अलग अलग ना बैठाल के एक साथ बैठाल की शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उन दोनों को अलग करते हैं तो उनके बीच में जाहिर सी बात एक डिस्टेंस आएगा, जिसकी वजह से एक दूसरे के लिए उनके मन में अलग अलग तरह के गलत भावनाएं या विचार भी आ सकते हैं, जिसकी वजह से एक दूषित मानसिकता यानी एक पॉल्यूटेड मेंटेलिटी का भी जन्म हो सकता है। उसको अवॉइड करने के लिए उनका कहना था कि नहीं, एक साथ इनको पढ़ाया जाना चाहिए, एक साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है ना, तो एक ये अच्छी सोच थी इनकी। और लास्ट की अगर बात करें तो बालक की स्वतंत्रता, तो ठीक बात है बिल्कुल कि जब बालक केंद्रित शिक्षा की यहाँ पर बात की गई है तो बालक की स्वतंत्रता तो ऑब्वियसली यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है ना, कि जो भी बच्चा है उसको पढ़ाई या कोई भी चीज़ उसकी अगर है तो उसके लिए उसको एकदम फ्री कर दिया जाए, एकदम उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर प्रकृतिवाद के साथ शिक्षा को देखा। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, दैट इज एम्स ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के उद्देश्य। दोस्तों अब देख लेते हैं यहाँ पर एम्स ऑफ एजुकेशन क्या थे नेचुरलिज्म में। तो सबसे पहले की अगर हम बात करें तो व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास। तो ठीक बात है कि यहाँ पर शिक्षा के द्वारा व्यक्तित्व को स्वतंत्र तरीके से किस तरीके से विकसित किया जा सकता है, उस शिक्षा की यहाँ बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें दैट इज जातीय संप्राप्तियों का संरक्षण। तो यहाँ जातीय संप्राप्तियों से थोड़ा सा टिपिकल वर्ड लग रहा होगा, लेकिन कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सा है कि जो सभ्यता संस्कृति हम लोगों ने अपने पूर्वजों से ली, अपने माता पिता से, अपने बाबा दादी, ठीक है, उसी तरीके से कहने का सेंस है कि सिर्फ अपनी सभ्यता और संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी उस चीज को शिक्षा के माध्यम से हर एक नई जनरेशन में ट्रांसफर करना। ठीक है ना, ओके। तीसरे की अगर बात करें तो सुखी जीवन यानी वर्तमान सुख पर इनका मेन फोकस था शिक्षा का। बेसिकली यहाँ पर व्यक्ति को अपने वर्तमान जीवन को किस तरीके से सुखमय बनाना है, किस प्रकार एक सुखी जीवन व्यतीत करना है, उसके बारे में बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी बात ध्यान देने वाली है, यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ वर्तमान सुख पर ही फोकस करते थे। ठीक है, तो इनकी शिक्षा जो है वर्तमान सुख पर ही केंद्रित थी। ठीक है, नेक्स्ट है
दैट इज वातावरण से समायोजन। तो दोस्तों यहाँ पर जो नेचुरलिज्म है, जो ये फिलॉसफी है, इसका ये मानना था कि अगर एक व्यक्ति को अपना एक सफल जीवन जीना है, खुशहाल जीवन जीना है, उसके लिए उसको खुद को और अपनी आदतों को या अपने से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना, उनको अपने वातावरण के साथ समायोजन करते हुए चलना चाहिए, तभी वो एक सफल और एक खुशहाल जीवन जी सकता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करी जाए तो नैसर्गिक शक्तियों का विकास। तो नैसर्गिक ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इसको आप समझ लीजिए नेचुरल पार्ट्स, जो अभी मैंने आपको पहले भी बताया, नेचुरल पार्ट्स, जो एक सचिन तेंदुलकर वाला मैंने एक एग्जांपल दिया ना, तो जो भी बच्चा है उसके अंदर जो भी नेचुरल यानी नेचर गिवन पार्ट्स हैं, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसकी पार्ट्स हैं, उनको किस तरीके से डेवलप किया जाए, यहां पर शिक्षा उस पर भी मेन फोकस देती है। ठीक है, और द लास्ट वन दैट इज संघर्षपूर्ण जीवन के लिए विकसित करना। तो दोस्तों यहां पर चूंकि बात हो रही है नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग शिक्षा की और शिक्षा के उद्देश्यों की, तो यहां पर जो एक नेचुरलिज्म के फॉलोअर हुए वो थे डार्विन। ठीक है ना, जिनको विकासवाद का भी प्रतिपादक माना जाता है। तो डार्विन का ये कहना था कि हर एक प्राणी को अपने जीवन में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। राइट, तो शिक्षा कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि उसको संघर्षपूर्ण जीवन किस तरीके से जीना है उस योग्य बना सके। ठीक है, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। राइट, तो इस तरीके से हम लोगों ने एम्स ऑफ एजुकेशन को भी देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज पाठ्यक्रम यानी करिकुलम। तो दोस्तों अब जब बात आती है करिकुलम यानी पाठ्यक्रम की, तो पाठ्यक्रम की इसकी क्या विशेषताएं थी, आपके सामने मैंने 5 पॉइंट्स लिख रखे हैं। सबसे पहला है विस्तृत व जीवन से संबंधित पाठ्यक्रम यहां पर रखा गया है। ठीक है ना, अगले की बात करें तो बाल केंद्रित, जाहिर सी बात है जब बाल केंद्रित शिक्षा है तो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम भी यहां पर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो पाठ्यक्रम बालक को जीवन में उपयोगी क्रियाओं और कौशल में दक्ष बनाता है। बात समझ रहे हैं, यानी उसका जो व्यवहारिक जो जीवन है एक बालक का, एक व्यक्ति का, तो उसमें किस तरीके से वो दक्ष हो सकता है अपने उस जीवन को खुशहाल और सफल बनाने के लिए। राइट, अगले की बात करें तो यहां पर आध्यात्मिक शिक्षा का कोई भी स्थान नहीं था, इसकी हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है दैट इज मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित यहां पर पाठ्यक्रम रखा गया है। ठीक है, तो गाइज अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट दैट इज शिक्षण विधियां। दोस्तों अगर यहां पर किसी भी पॉइंट में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, और अगर सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो यार अपना एक वैल्यूएबल फीडबैक भी जरूर दीजिए। ठीक है, और इसी के साथ वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दैट इज मेथड्स ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण विधियां। तो दोस्तों जब यहाँ बात आती है शिक्षण विधियों की, तो ये मैंने आपके सामने कुछ 5 विधियां लिख रखी हैं, ये विधियां आप जान लीजिए। ठीक है, यही विधियों का बेसिकली यहाँ पर नेचुरलिज्म में एजुकेशन के लिए उपयोग किया गया। सबसे पहले अगर बात करें तो करके सीखना, ठीक है ना, यानी लर्निंग बाय डूइंग। अगले की बात करें तो खेल विधि यानी प्ले वे मेथड हो गया। नेक्स्ट की बात करें तो ह्यूरिस्टिक विधि यानी ह्यूरिस्टिक मेथड हो गया। और अगले की बात करें दैट इज डाल्टन विधि यानी डाल्टन पद्धति या मेथड। राइट, और द नेक्स्ट वन दैट इज मॉन्टेसरी मेथड। राइट, एक्सेट्रा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कुछ एक टीचिंग मेथड्स थे जिनका इस्तेमाल किया गया, तो आपको बहुत ज़्यादा इनमें डेप्थ में फिलहाल जाने की ज़रूरत नहीं है। राइट, ओके, नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं दैट इज टीचर। यहाँ पर जो शिक्षक की अवधारणा यानी कंसेप्ट था वो क्या था, उसको भी चलिए देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों जब बात करते हैं हम लोग टीचर की और स्टूडेंट की, राइट, यानी विद्यार्थी की, तो सबसे पहले अगर टीचर को हम देख लेते हैं तो चूंकि यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली का एक प्रावधान था, राइट, यानी स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन, तो यहाँ पर जो टीचर था ये पहली चीज तो ये हो गया गॉड, राइट, यानी ये सेकेंडरी हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इसका रोल क्या था, यहाँ पर इसका रोल जो था सिर्फ और सिर्फ बालक को ऑब्जर्व करने का था। ठीक है ना, यानी आपको बच्चे को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है, उस पर ध्यान रखना है, उसके अलावा उसकी किसी भी क्रियाकलाप में आपको कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना है, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करना है। राइट, आपको बच्चे को डेवलप करने के लिए जो रिक्वायर एनवायरमेंट है, राइट, उसके लिए जो भी जरूरी चीजें हैं, सामग्री है, वो सब आपको व्यवस्थित करके उसको जरूर देना है। लेकिन उसके अलावा ना आपको उसके दिमाग में विचार कोई भरने की जरूरत है, ना उसको सोचने के लिए कुछ प्रेरित करने की जरूरत है। जो भी वो कुछ करेगा वो खुद से करेगा। तो यहां पर टीचर का जो रोल रखा गया वो सिर्फ और सिर्फ एक सखा के या मित्र के तौर पर रखा गया। ठीक है ना, कि आपको सिर्फ और सिर्फ निरीक्षण करना है बच्चे का। ठीक बात है ना, तो इस तरीके से हम यहां कह सकते हैं कि टीचर का रोल बहुत ही सीमित था, हालांकि इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट मानते हैं जो भी नेचुरलिज्म के फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि जो बच्चा है वो सब अपने आप सीखेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो नेचुरलिज्म है, ठीक है ना, ये सेल्फ एजुकेशन का समर्थन करता है। ठीक है, यानी आत्म शिक्षा, राइट, खुद से सीखना।
यहाँ पर इनका प्रकृतिवादियों का मानना है कि जो प्रकृति है असल शिक्षक वही है, वही बच्चे को सिखाएगी। ठीक है, तो टीचर क्या है, टीचर सेकेंडरी है। टीचर सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त की तरीके से, एक मित्र की तरीके से वहां पर बच्चे के लिए उपलब्ध रहेगा। राइट, तो चलिए आप देख लेते हैं अपने स्टूडेंट, बात करते हैं हम लोग स्टूडेंट की। तो यानी यहाँ पर छात्र की यानी विद्यार्थी की अवधारणा क्या थी। तो चूंकि यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा का प्रावधान था तो बच्चे को ही यहाँ पर केंद्र में रखा जाता, तो इसलिए यहाँ पर जो भी शिक्षा का पाठ्यक्रम है या जो भी वॉट एवर XYZ एक्टिविटीज रिलेटेड टू एजुकेशन है वो सब और सब बच्चे के इंटरेस्ट के ही आधार पे होती थी। ठीक है ना, कि कौन सा बच्चा है, किस बच्चे को किस चीज़ में रुचि है, उस आधार पे ही उसको एजुकेट किया जाएगा। ठीक, ज़बरदस्ती कोई भी एजुकेशन उस पर थोपी नहीं जाएगी। तो यहाँ पर उसी बच्चे के इंटरेस्ट, उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसकी जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उन सभी का ध्यान रखा जाता था और किस तरीके से वहाँ पर उसको क्या सिखाना है, ये सारी चीज़ें उसी के रुचि के आधार पर डिसाइड होती थी। ठीक है ना, तो ये बेसिकली हो गया हमारा बालक का कंसेप्ट यहाँ पर क्या था। और अब हम बात करते हैं अनुशासन की, कि यहाँ पर अनुशासन की। तो दोस्तों जब यहाँ पर बात आती है डिसिप्लिन की, ठीक है ना, यानी अनुशासन की, तो यहाँ आपके लिए जानना ये ज़रूरी है कि जो ये नेचुरलिज्म के फॉलोअर्स थे इनका ये कहना था कि किसी भी तरह का जो दमनात्मक अनुशासन है ना, ये बिल्कुल भी नहीं मान्य है। ठीक है, इनका ये कहना था कि किसी भी बच्चे के ऊपर कोई भी उसको पनिशमेंट तो नहीं ही दिया जा सकता और शारीरिक तो कतई नहीं। राइट, तो इनका यहाँ पर मानना क्या था, इनका ये मानना था कि यहाँ पर ये जो बच्चा डिसिप्लिन में रहेगा ये प्रकृति के द्वारा ही रहेगा। अब प्रकृति के द्वारा कैसे रहेगा इसको समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ का अनुशासन है। अभी इसको भी मैं आपको समझाता हूँ ये चीज़ कि इनका यह मानना था कि प्रकृति द्वारा यानी जो नेचुरल डिसिप्लिन है वो बच्चे के अंदर डेवलप कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग के घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है ना, कई बार होता है कि हम लोग प्रेस वगैरह करते हैं तो प्रेस गरम गरम रखा होता है, अगर छोटा बच्चा है तो उसको मना करते हैं कि नहीं बेटा इसको छूना नहीं है। राइट, छूओगे तो जल जाओगे। बच्चे फिर भी बच्चे ही होते हैं, उनको क्या पता भाई जलना क्या होता है, दर्द क्या होता है ना, उनको नहीं पता होता है। अब वहाँ पे वो करते क्या है, मना करने के बावजूद कई बार होता है बच्चे उस प्रेस को ऐसे पकड़ लेते हैं, तो उससे क्या हुआ, जब तली पे उनका हाथ लगता है तो सडन जलता है और वो चिल्ला के रोने लगते हैं। ठीक है, एक बार उनको ज़रूर वहाँ पर दर्द हुआ, वो रोए, ज़रूर उनको पेन हुआ, लेकिन क्या ये दोबारा रिपीट होगा? सोच के देखिए, हम लोग अपने घरों में ही देखते हैं, जब बच्चा एक बार किसी चीज़ से डायरेक्टली वो खुद ही चोट पाता है तो वो उस चीज़ के नज़दीक भी नहीं जाता है। राइट, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे वही हो गया, टेबल फैन चल रहा है, ठीक है, टेबल फैन चलते हुए उसमें उंगली, कई बार बच्चे जो जगह खाली होती है बीच बीच से उसमें उंगली डालने लगते हैं, अगर बच्चे की उंगली कट जाए तो वो दोबारा कभी भी उस टेबल फैन के आसपास नहीं जाएगा, स्पेशली चलते हुए तो बिल्कुल नहीं। गर्म पैन है, गर्म पैन को भी अगर छू लेते हैं बच्चे, कितना भी आप मना करिए, जब तक उनको दर्द का एहसास ही नहीं होगा तो वो गलती कहीं ना कहीं दोहराने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो यहाँ इनका यह मानना था कि प्रकृति द्वारा ही बच्चों को अनुशासित होने दीजिए। ठीक है, नेचुरल उनको जो भी कंसिक्वेंसेज हैं वो उनको फेस करने दीजिए, उसी आधार पर उनके अंदर खुद ब खुद जो एक डिसिप्लिन है वो आ जाएगा। राइट, तो ये बेसिकली स्पेंसर ने इसको नाम दिया सुख दुख का सिद्धांत। ठीक है, ये स्पेंसर ने इनको नाम दिया था। इस जो मैंने अभी आपको चीज़ बताई इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेडोनिस्टिक थ्योरी। राइट गाइस, तो ये बेसिकली जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो भी प्राकृतिक परिणामों के द्वारा बच्चे के अंदर अनुशासन आता है, जब वो खुद से वो दर्द झेलता है, तो इसी को स्पेंसर ने बोला है सुख दुख का सिद्धांत यानी हेडोनिस्टिक थ्योरी। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पर यानी नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग जो डिसिप्लिन है वो कैसा है, डिसिप्लिन एकदम मुक्त्यात्मक अनुशासन जिसे कहते हैं ना, एकदम बच्चे को फ्री छोड़ देना, प्रकृति उसे खुद ही अनुशासित करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर अनुशासन की अवधारणा थी। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विद्यालय की, एंड द लास्ट वन दैट इज, जब बात करते हैं हम लोग कंसेप्शन ऑफ स्कूल की यानी विद्यालय की अवधारणा की, तो यहाँ पर जो प्रकृतिवादी हैं ये प्राकृतिक माहौल को ही सबसे बढ़िया विद्यालय मानते हैं। ठीक है ना, कि प्रकृति की गोद में ही बच्चा एक बहुत ही अच्छी तरीके से सीख सकता है और एजुकेटेड हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इनका ये कहना था कि स्कूल के नाम पे यानी विद्यालय के नाम पे बच्चों को किसी भी बंधन में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। राइट, और जो भी यहाँ पर विद्यालय होंगे उन विद्यालय में जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि को एजुकेशन का प्रावधान था। ठीक है, इसका भी यहाँ इन्होंने समर्थन किया है। राइट, और जो विद्यालय हैं वो प्राकृतिक नियम कायदे से चलने चाहिए। ठीक है, और उसी के साथ साथ विद्यालयों में समय की छूट होनी चाहिए। ठीक है ना, समय की छूट,
जिससे ये ना हो कि नहीं बच्चे के ऊपर एक दबाव रहे, एक बंधन रहे कि हाँ इतने ही समय में या इसी टाइम पे उसको ये सारी चीज़ें करने को मिल सकती हैं, अदरवाइज नहीं, राइट। तो ये बेसिकली यहाँ पर स्कूल के लिए कुछ एक चीज़ें थी जो एक नेचुरलिज्म में यहाँ के थिंकर्स का मानना था। अब लास्ट हम लोग बात कर लेते हैं इवैल्यूएशन की, यानी मूल्यांकन। हम बात करते हैं मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन की, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पॉइंट्स की चर्चा करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कुछ एक पॉजिटिव पॉइंट्स को। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पर को एजुकेशन पर बल दिया गया, बहुत ही अच्छी चीज़ थी। नेक्स्ट बाल केंद्रित शिक्षा, तो ठीक है, ये भी स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन भी एक इनका पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान का प्रारंभ प्रकृतिवाद की ही देन यहाँ पर माना जाता है, ठीक है, तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। और चौथे की अगर बात करें तो शिक्षण विधियों में अन्य दर्शनों से काफ़ी अग्रणी रहा है। तो जैसा अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर टीचिंग मेथड्स को, ह्यूरिस्टिक मेथड है, डाल्टन मेथड है, मॉन्टेसरी मेथड है, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग है, राइट, प्लेवे मेथड है, तो काफ़ी सारे यहाँ पर टीचिंग मेथड्स हैं। तो ये अन्य दर्शनों की अपेक्षा काफ़ी ही आगे रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। तो भविष्य की तुलना में वर्तमान जीवन पर बल देते थे, राइट, जिसकी अभी हम लोगों ने चर्चा भी करी थी कि यहाँ पर ये जो भी वर्तमान समय है, जो आज है, इसको बेहतर बनाने के लिए सोचते थे, भविष्य के लिए नहीं सोचते थे। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट होगा यहाँ पर, बिल्कुल। और अगले की बात करी जाए तो शिक्षक को गौड़ कर दिया गया। दोस्तों, शिक्षक को गौड़ यानी द्वितीय करने का सबसे बड़ा जो नुकसान होता है ना, वो ये होता है कि अगर एक शिक्षक में बहुत सारी अपनी भी क्वालिटीज़ होती हैं, तो अगर आपने वहाँ पर उस शिक्षक को लिमिटेड कर दिया है कि नहीं तुम बच्चे को कुछ नहीं सिखा सकते हो, तो ये एक बच्चे के लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि वो काफ़ी कुछ अपने शिक्षक से यानी टीचर से सीख सकता है, लेकिन यहाँ पर उसको गौड़ कर देने की वजह से शिक्षक उस तरीके से अपनी भूमिका नहीं निभा पाता है और परिणामतः जो विद्यार्थी है वो उस तरीके से उतना अच्छी तरीके से विकसित नहीं हो पाता है, ठीक है। अगला जरा देखते हैं, दैट इज तत्कालिक आवश्यकता के अनुसार ज्ञान प्राप्ति। तो वही चीज हो गई कि जो तुरंत की आवश्यकता है उसके आधार पे यहाँ पर ज्ञान पर बल दिया गया है, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर शिक्षा जो है अभावात्मक रही है। ये बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर शिक्षा अभावात्मक रही है, यानी यहाँ पर बच्चे को क्या नहीं करना है वो तो सिखाया गया, उसको अवगुणों असत्य के बारे में बताया गया, लेकिन उसको ये नहीं बताया गया कि जीवन में किस तरीके से किन चीज़ों को किन आधारों पे उसको करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक यहाँ पर थोड़ा सा शिक्षा में अभाव यहाँ पर बिल्कुल माना जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ इवैल्यूएशन भी देखा और इस तरीके से हमारे पूरा नेचुरलिज्म खत्म हुआ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये नेचुरलिज्म यानी प्रकृतिवाद भी आप लोग का क्लियर हुआ होगा। अब जो इसमें हमारी लास्ट फिलॉसफी बची है, दैट इज मानवतावाद यानी ह्यूमैनिज्म, तो इसको अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप में से कोई ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किए हैं, फर्स्ट टाइम कुछ यहाँ पर देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना भी मत भूलिएगा। गाइस, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि उससे मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है कि जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये मेहनत कहीं ना कहीं जस्टिफाई हो रही है। आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, जो भी यहाँ से जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, प्लीज़ यार इतनी चीज़ में कंजूसी बिल्कुल मत बरता करिए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अनावश्यक घर से बिल्कुल भी बाहर मत निकलिए, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। वंदे मातरम दोस्तों।